पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल। कल 10वीं और 12वीं जमात के नताइज मंजर आम पर आ गए। तलबा तालबात जिन्होंने कामयाबी के साथ इन इम्तहानात को पास किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद एएनएन न्यूज़ की तरफ से, और जो इसे पास नहीं कर सके उनके लिए ये पैगाम, फेलियर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। आज के प्रोग्राम में कुछ अहम बातें करनी हैं, कुछ अहम सवाल उठाने हैं और आपको ये बताना है कि जिन कोचिंग सेंटर्स में, जिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, केएस करने के लिए, क्या वो सही सिमत में हैं या वो किसी खतरे में हैं। उससे पहले कुछ खास खबरों पर नजर। कोटवार और बिलावर में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू। दिल्ली अदालत ने आसिया अंद्राबी और दीगर को यूएपीए केस में मुजरिम करार दे दिया। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और आईबी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। ईरान में ज़र तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन की हुकूमत हिंद से बच्चों की वापसी की अपील। भारतीय फौज कौम की हिफाजत की अलामत है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के नौजवानों को फौजी साबकिन से सबक सीखने की अपील। बहुत बहुत इस्तकबाल। ये थे कुछ खास खबरें जो हम आप तक पहुंचा रहे थे और इन तमाम खबरों की जानकारी आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं आज आपसे कहने वाला हूं, आपके बच्चे किसी कोचिंग सेंटर में, किसी स्कूल में, किसी इदारे में तालीम हासिल करते हैं तो क्या वो महफूज हैं? क्या उन्हें वही तालीम दी जा रही है जिसके लिए आपने उन्हें वहाँ पे एनरोल कर दिया है, दाखिला दिलवा दिया है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जो वालिदैन की नज़र में नहीं? कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कुछ मुद्दत, कुछ महीने, कुछ साल गुजरने के बाद आपको पता चले कि आपका जो बच्चा है उसने डॉक्टरी कम, इंजीनियरिंग कम, केएस और आईएएस की तैयारी कम की है और उसका जहन किसी और तरह मुतवज्जा हो गया है। इस खबर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये अहम खबर है उन तमाम लोगों के लिए, तमाम वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे सही तालीम, तरबियत हासिल करें, ज़िंदगी में आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बने। श्रीनगर की गलियों में आज कोचिंग सेंटर्स की कतारें हैं। हर वालिदैन का एक ही ख्वाब है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने। वालिदैन फीस देते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं और बच्चे ख्वाब देखते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर पीछे रह जाता है, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हैं या सोच के लिए भी? कश्मीर में मुकाबला सख्त है, टेस्ट, रैंकिंग, दबाव, और इसी दबाव के बीच नौजवानों के जहन सबसे ज़्यादा हसास होते हैं। यही वो वक्त होता है जब जहन को सही सिमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और शायद यही वो सवाल है जो आज सिर्फ श्रीनगर में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में पूछा जा रहा है। हाल ही में मुत्तहदा इमारात यानी यूएई ने भी यही सवाल उठाया, हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं और किन नज़रियाती माहौल में। यूएई का हालिया फैसला ये बताता है कि तालीम सिर्फ नसाब नहीं होती, तालीम माहौल भी होती है। यह फैसला न किसी मजहब के ख़िलाफ़ है, न तालीम के ख़िलाफ़, न तलबा के ख़िलाफ़। यह फ़ैसला नौजवान जहनों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है। यूएई ने न बरतानिया पर पाबंदी लगाई, न बाहर तालीम हासिल करने पर। सिर्फ ये तय किया गया कि रियासती वसाइल वहाँ खर्च नहीं होंगे जहाँ फ़िक्री तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ख़दशात हों। ये पाबंदी नहीं, यह एहतियात हैं। और आखिर में एक सवाल श्रीनगर के वालिदैन से, असातिज़ा से और कोचिंग सेंटर्स के लिए, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ मुकाबले के लिए तैयार कर रहे हैं या ज़िंदगी के लिए भी? यही सवाल आज श्रीनगर से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक गूंज रहा है। और जहां पर बात की जाए कि आज के प्रोग्राम में ऐसी क्या बात हैं जो हम वालिदैन तक खुसूसन पहुंचाना चाहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे बहस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आप भी और हम भी। और अगर हम बात करने से कतरा जाए
तो हम अपने बच्चों को शायद खतरे में डाल रहे हैं। अगर हमारी नजर ऐसे वाक़ात, हालात, सूरत हाल पर ना हो तो फिर हम अपने बच्चों से कल सवाल नहीं कर सकते हैं जब वो सब कुछ करेंगे जो हमने कभी उनसे तवक्का नहीं किया था। क्योंकि आज के प्रोग्राम में बात सिर्फ इस लिहाज से नहीं होगी कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, बल्कि बात इस बारे में भी होगी कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। सबसे पहले मैं नौजवानों से सीधे बात करूंगा। कश्मीर के नौजवानों से मैं पहले सीधे बात करूंगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं सियासतदानों से नहीं, माहिरीन से नहीं, सीधा आपसे। आज सवाल बड़ा है और यह सवाल आपके मुस्तकबिल से जुड़ा है। दुनिया में तालीम के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या हर आवाज जो जोश जगाए सच भी होती है क्या? मुत्तहिदा अरब इमारात ने हाल ही में एक फैसला किया, कुछ ममालिक में सरकारी स्कॉलरशिप बंद कर दिए और वजह नौजवान जहनों का तहफ्फुज। यह फैसला किसी मजहब के खिलाफ नहीं, यह फैसला किसी तालिब इल्म के खिलाफ नहीं, यह फैसला इस सोच के खिलाफ है जो नौजवानों को सोचने के बजाय मानने पर मजबूर करे। और मैं आज यही कुछ कह रहा हूं। अगर कोई आपको कहे सच सिर्फ मेरे पास है, क्या आप सवाल करेंगे? अगर कोई इल्म के नाम पर गुस्सा और नफरत बेचे, क्या आप रुकेंगे? अगर कोई दीन की बात करे लेकिन अक्ल को खामोश कर दे, क्या आप कबूल करेंगे? इस्लाम हमें सवाल से नहीं रोकता, इस्लाम हमें अंधी तकलीद से रोकता है। कुरान कहता है सोचो, समझो और फिर रास्ता चुनो। नौजवानों, दुनिया में जाना गलत नहीं, बाहर पढ़ना जुर्म नहीं, नए ख्यालात सुनना खतरा नहीं, लेकिन अपनी सोच को किसी के हाथ गिरवी रख देना खतरा है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन हमेशा बंदूक से नहीं आती, कभी वो वीडियोस में आती हैं, कभी मैसेजेस में, कभी नारों में। और इसीलिए मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप सीखने गए हैं या किसी के एजेंडे का हिस्सा बनने? इल्म वो है जो आपको मजबूत बनाए, न कि आपको नफरत सिखाए। कश्मीर के नौजवानों, आपकी पहचान सवाल है, आपकी ताकत दलील है, आपका हथियार अक्ल है। और याद रखने की बात है, जो आपसे सवाल करने का हक छीन ले वो आपको महफूज नहीं बल्कि कमजोर बना रहा है। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानने का हक है। खुसूसन वालिदीन से मैं मुखातिब हूं। वालिदीन को इस बात का इल्म होना चाहिए कि उनका बच्चा, उनकी बेटी, उनका बेटा कौन से इदारे में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसे क्या सिखाया जा रहा है, क्या उसके ख्यालात, उसकी अक्ल वहां पे महफूज हैं या उसे किसी एजेंडे के तहत मुतासिर किया जा रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ एक क्वालिटी एजुकेशन का ही नहीं है। सवाल यह है कि माहौल क्या दिया जा रहा है। सवाल यह है कि आपका बेटा, आपकी बेटी जिस कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर रही है, जिस कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या वो उन्हें डॉक्टर बनाने के काबिल बना रहे हैं? क्या वो उन्हें नीट जेई का एग्जाम पास करने के लिए तैयार कर रहे हैं, या उनके जहनों में कोई और जहर डाला जा रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मुद्दत, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ सालों के बाद आपको पता चले कि जिस कोचिंग सेंटर में हमने अपनी बेटी या बेटे को एनरोल किया था, दाखला दिलवाया था, वहां पे इसने कुछ और ही सीखा है। इसका जहन मुतासिर हो गया है, मुंतशिर हो गया है। और मैं आपको बता रहा हूं आज कि कुछ लोग इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं
हो रही हैं ऐसी कोशिशें, लेकिन ऐसी कोशिशों को नाकाम करना मजमूई तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है। बताइए कितने कोचिंग सेंटर हैं जम्मू कश्मीर में, बताइए कौन कौन से असातिज़ा वहां पे पढ़ाते हैं, और बताइए जब आपका बेटा आपकी बेटी कोचिंग सेंटर से वापस आ जाए तो बताइए वो आपसे क्या बातचीत करते हैं। तो बताइए आपको क्या लगता है कि उन्होंने आज कोचिंग सेंटर में क्या सीखा। उन्होंने यह सीखा कि डॉक्टर कैसे बनना है, उन्होंने यह सीखा कि इंजीनियर कैसे बनना है, या फिर वो आपके साथ एक ऐसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको लगता है कि इसके जहन में नफरत भर दी गई है, इसके जहन में जहर भर दिया गया है। अगर ऐसा है तो आपको एहतियात करना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको एहतियात करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जिम्मेदारी है आपकी कि आप उन्हें हमेशा एक ऐसा माहौल दे जहां पे उनका जहन मुंतशिर ना हो। यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पास कई ऐसी मिसालें हैं जहां पे वालिदैन को पता नहीं था कि हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है। बच्चा एग्जाम में बैठा, एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, डॉक्टर भी बन गया, इंजीनियर भी बन गया, प्रोफेसर भी बन गया, लेकिन बाद में वालिदैन के पास खबर आई आपके बेटे ने डॉक्टरी छोड़ दी, कोई किसी और काम में लग गया है। आपके बेटे ने प्रोफेसरी छोड़ दी, किसी और काम में लग गया है। आपके बेटे ने इंजीनियरिंग छोड़ दी, किसी और काम में लग गया है। आपका काबिल बेटा, आपकी काबिल बेटी जो कौम की खिदमत डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, केएस होके कर सकते थे, उन्होंने वो रास्ते बीच में ही छोड़ दिए और किसी और काम में मुलविस पाए गए। और यहां पे वालिदैन के लिए वो सबसे बड़ा झटका था, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। लेकिन मैं पूछता हूं उन्होंने अचानक से यह फैसला क्यों किया। उसके पीछे वो माहौल होता है जिसकी खबर आपको नहीं होती। उसके पीछे वो लेक्चरर्स होते हैं जिसकी खबर वालिदैन को नहीं होती। उसके पीछे कोचिंग सेंटर का वो माहौल हो सकता है जिसकी खबर वालिदैन को नहीं होती। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें, आप इस बात को परखें कि जब आपका बेटा, आपकी बेटी किसी कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर रहे हैं तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ क्या कुछ और भी सीखा, और जो सीखा वो जिंदगी के लिए जरूरी है, या कोई ऐसी बात है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डॉक्टर आदिल, उसके माँ बाप को उस पर बड़ा नाज था और बड़े खुश थे वो कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर नीट में टॉप करता है और डॉक्टर बन जाता है। लेकिन वालिदैन को यह खबर नहीं थी कि इस तालीम के साथ साथ इसके जहन को एक एजेंडे के तहत किस तरीके से गुलाम बना दिया जाता है। इसलिए वालिदैन की यह जिम्मेदारी है कि वो देखे कौन सा कोचिंग सेंटर है जिसमें उसके बच्चे पढ़ते हैं। वालिदैन की यह जिम्मेदारी है वो अपने बच्चे से पूछे कि कोचिंग सेंटर में सिर्फ क्या आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की सलाहियत दी जाती है, तालीम दी जाती है, या कुछ और भी आपको सिखाया जाता है। आपका जहन मुंतशिर तो नहीं किया जाता। आपकी पढ़ाई जो चल रही है उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें आपके जहन में तो नहीं डाली जाती जिससे आपके जहन मुंतशिर हो सकता है और नफरत फैल सकती है। आज की खबर को अगर साफ एक जुमले में समझा जाए तो शायद हम इसकी गहराई को खो बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात ने फैसला किया है कि वो अब अपने शहरियों को बरतानिया में तालीम के लिए सरकारी फंड फराहम नहीं करेगा। यानी बच्चे जो बरतानिया में तालीम हासिल करना चाहते हैं, यूएई उन्हें जो है स्कॉलरशिप नहीं देगा।
यह फैसला किसी वीजा पाबंदी का ऐलान नहीं, किसी सफरी रोक टोक की खबर नहीं, बल्कि रियासती सरपरस्ती के एक रास्ते को बंद करने की खबर है। यूएई का कहना है कि इसे खदशा है कि बरतानवी जामियात यानी मदरसे यानी यूनिवर्सिटीज यानी स्कूल्स में कुछ नजरियाती असरात इनके तलबा पर असर अंदाज हो सकते हैं। यहां बात किसी एक यूनिवर्सिटी की नहीं, किसी एक शहर की नहीं, बल्कि इस फिजा की है जिसे यूएई अपने बच्चों के लिए महफूज नहीं समझता। यह खदशात खास तौर पर मुस्लिम बरादरी से जुड़े नजरियाती दारों के हवाले से जाहिर किए गए। एक ऐसी तंजीम जिसे यूएई दहशतगर्द करार दे चुका हो, मगर जिस पर बरतानिया का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। दिलचस्प बात है कि यूएई ने अपनी स्कॉलरशिप फहरिस्त में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को बरकरार रखा, बरतानिया को नहीं। यह इंतखाब यह सवाल पैदा करता है, क्या मसला तालीम का है या नजरियाती हम आहंगी का। बरतानिया कहता है कि इसकी जामियात में तालीमी आज़ादी है और इंतहा पसंदी के खिलाफ निगरानी का इंतजाम भी मौजूद है। यूएई कहता है कि वो इस निगरानी पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकता। यह खबर हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है, क्या आज तालीम रियासतों के दरमियान एतमाद का मामला भी बन चुकी है। क्या यूनिवर्सिटियां सिर्फ इल्म की जगह हैं या वो नजरियात के असर का मैदान भी। यूएई का यह फैसला सिर्फ बरतानिया के लिए नहीं, यह दुनिया के तालीमी मराकिज के लिए एक खामोश सवाल छोड़ जाता है। इस सवाल का जवाब आज नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर सामने आएगा। यूएई मुस्लिम ममालिक अपने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे, उन बच्चों को जो बरतानिया यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। वजह बताता है, वजह जो सामने आई है मुस्लिम ममालिक से कि बरतानिया में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बच्चों को नजरियाती तौर पर जज्बाती बनाते हैं, यानी उनके जहन को मुंतशिर करते हैं, उनके जहनों में नफरत डाल देते हैं। और यही वजह है कि यूएई ने यह फैसला कर लिया कि हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे जो यूके पढ़ने के लिए जाते हैं। यह सवाल यहां पे साफ है, यह सवाल यहां पे साफ है और यह खबर भी बड़ी साफ है कि यह खबर बरतानिया पर पाबंदी की नहीं, यह खबर इस्लाम के खिलाफ नहीं, यह खबर तालीम रोकने के लिए भी नहीं, यह खबर नौजवान जहनों की हिफाजत की है। आज सोशल मीडिया पर शोर बहुत है, लेकिन हकीकत को समझना जरूरी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने न तालीम पर पाबंदी लगाई है, न तुलबा को रोका है, बल्कि सिर्फ यह फैसला किया है कि वो अपने सरकारी वसाइल वहां खर्च नहीं करेगा जहां इसे अपने नौजवानों के फिक्री तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात लाक है। यह फैसला किसी इल्ज़ाम का ऐलान नहीं, यह एक एहतियाती कदम है। यह फैसला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज तालीम के साथ साथ नौजवान जहनों की हिफाजत भी रियासतों की एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी है। और ये जिम्मेदारी हर एक मुल्क की है, हर एक रियासत की है, हर एक वालिद की है, क्योंकि वालिदिन के लिए अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि वो देखें जब वो अपने बच्चे को किसी जगह दाखिले दिलाते हैं तालीम और तरबियत के लिए, तो क्या तालीम और तरबियत ही उन्हें हासिल होती हैं या उन्हें वहाँ पे कुछ और भी सिखाया जाता है। किसी भी रियासत का सबसे पहला फ़र्ज़ अपने नौजवानों की हिफाजत होता है। ये हिफाजत सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि फ़िक्री भी होती है। मुत्तहिदा अरब इमारात का हालिया फ़ैसला इसी उसूल पर मबनी है। ये बात समझना ज़रूरी है कि यूएई ने न बरतानिया पर पाबंदी लगाई है, न तालीम पर और न ही बरतानिया पर। बरतानिया जाना आज भी मुमकिन है, तालीम हासिल करना आज भी मुमकिन है, लेकिन रियासत ने यह तय किया कि वो अपने सरकारी वसाइल वहाँ खर्च नहीं करेगी जहाँ इसे अपने नौजवानों के फिक्री तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात लाक हों। यह फैसला किसी इल्ज़ाम का ऐलान नहीं है बल्कि एक एहतियाती कदम है। दुनिया बदल चुकी है। आज खतरात सिर्फ सरहदों से नहीं आते बल्कि ख्यालात, नज़रियात और सोशल मीडिया के ज़रिए भी आते हैं। ऐसे में रियासतों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने नौजवान को सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि फ़िक्री तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें। यह फ़ैसला किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, इस्लाम
इल्म, अक्ल, सवाल और एतदाल का दर्ज देता है। यूएई की तशवीश मजहब से नहीं बल्कि इन ग्रोहों से है जो मजहब को सियासत या नज़रियाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और नौजवानों के जज्बात को गलत सिमत में ले जाते हैं। यह भी वाज़ा रहे कि यूएई ने अपने स्कॉलरशिप फहरिस्त में अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि यह फैसला किसी तहजीब या किसी खतरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक मखसूस पॉलिसी तशवीश की बुनियाद पर लिया गया है। स्कॉलरशिप रियासत देती हैं और शराइत भी रियासत ही तय करती हैं। रियासती पैसा रियासती तरजीहात के मुताबिक खर्च होता है। यह दुनिया भर में तस्लीम शुदा उसूल है। आखिर में यह बात कहना ज़रूरी है कि नौजवानों को इल्म से नहीं डरना चाहिए, सवाल से नहीं घबराना चाहिए और दुनिया को समझने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन किसी भी नज़रिए को बगैर समझे कबूल करना इल्म नहीं बल्कि कमज़ोरी है। यूएई का यह फैसला खौफ की अलामत नहीं बल्कि जिम्मेदारी की अलामत है। यह हमें याद दिलाता है कि तालीम के साथ साथ फ़िक्री तहफ़्फ़ुज़ भी इतना ही ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं नौजवानों की, तो नौजवानों की जब बात की जाती है उनका जहन जो है उसे भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। ये भी रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि आपका बच्चा क्या कुछ पढ़ रहा है, किस माहौल में है और उसे कौन सी तालीम दी जा रही है, तो कहीं ऐसा ना हो खुदा नखास्त कि कुछ मुद्दत के बाद आपको अपनी इस बेखबरी पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो। आज की खबर सिर्फ तालीम की नहीं, ये खबर सफारतकारी, सलामती और नज़रियाती कशमकश की है। मुत्तहदा अरब इमारात ने एक बड़ा और गैर मामूली फ़ैसला किया। यूएई हुकूमत अपने शहरियों को बरतानिया में तालीम के लिए सरकारी फ़ंड्स फराहम नहीं करेगी। जी हाँ, ये कोई वीज़ा पाबंदी नहीं, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं, लेकिन ये एक सियासी और नज़रियाती पैगाम ज़रूर देती हैं। और यूएई का मौक़िफ़ वाज़ा है। हुकूमत को खदशा है कि बरतानवी जामियात में बाद इस्लाम पसंद ग्रोहों की मौजूदगी इमाराती तलबा को इंतहा पसंद नज़रियात की तरफ माइल कर सकती हैं, ख़ासतौर पर वो नज़रियाती दार जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम बरादरी से जोड़ा जाता है, जिसे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी तंजीम जो यूएई दहशतगर्द करार दे चुका है। ये फ़ैसला बरतानिया में तालीम पर पाबंदी नहीं, इनके शहरी अगर ज़ाती इखराजात पर जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन रियासती स्कॉलरशिप की फ़हरिस्त से बरतानिया को निकाल दिया गया। सवाल ये है, क्या ये फ़ैसला सिर्फ तालीमी है या इसके पीछे सफारती नाराज़गी भी है? हकीकत यह है कि यूएई बरसों से मगरबी ममालिक से मुतालबा करता रहा कि मुस्लिम जो ब्रदरहुड को आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, लेकिन बरतानिया ने अब तक इस मौक़िफ़ को कबूल नहीं किया और अब ये तालीमी फ़ैसला कई मुबस्सिरीन के नज़दीक लंदन के लिए खामोश मगर सख्त पैगाम है। अहम बात यह भी है कि यूएई ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर ममालिक को अपनी स्कॉलरशिप लिस्ट में बरकरार रखा, लेकिन बरतानिया को नहीं। इससे ये वाज़ा पैगाम मिलता है कि ये फ़ैसला अमूमी मगरब मुखालिफ नहीं बल्कि मखसूस पॉलिसी इख्तिलाफात का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। लंदन का कहना है कि जामियात में तालीमी आज़ादी है और इंतहा पसंदगी के खिलाफ हिफाजती निज़ाम भी मौजूद है। बरतानिया खुद को किसी रेडिकलाइजेशन हाई स्पॉट के तौर पर कबूल नहीं करता। यह खबर हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज तालीमी नज़रियाती जंग का मैदान बन चुकी हैं? क्या यूनिवर्सिटियाँ अब सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि असर व नफूज़ का मरकज़ समझी जाएंगी? यह फ़ैसला न सिर्फ इमारती तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा है बल्कि यूरोप और खलीज के ताल्लुकात की बदलती सिमत की भी एक झलक पेश करता है। हम इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे और आगे भी रद्दअमल जो है आता है उस पर भी नज़र रखेंगे। क्या बरतानिया इस पर सफारती सतह पर जवाब देता है और क्या दीगर अरब ममालिक भी इसी राह पर चलते हैं? लेकिन बात यहाँ पे होनी चाहिए जम्मू व कश्मीर की। आपके बच्चे जिस भी इदारे में हैं, कोचिंग सेंटर की मैं बात करता हूँ, अक्सर आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में वालिदैन 10वीं जमात के बाद अपने बच्चों का दाखिला किसी स्कूल में करा देते हैं, हायर सेकेंडरी में करा देते हैं और बाद में उन्हें तालीम हासिल करने के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में डाल देते हैं।
10th क्लास का बच्चा जिसने 10वीं पास कर ली, टीन एज में होता है, जहन खाम होता है, इल्म सीखने की चाह होती हैं, दुनिया में मज़ीद मालूमात हासिल करने की चाह उसके पास होती हैं, और जब उसे कोचिंग सेंटर भेज दिया जाता है तो उसकी चाह और बढ़ जाती हैं। किताबें, नया इल्म, नई तस्वीर और नया इल्म हासिल करते करते उसकी चाह बढ़ जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर आदिल ने कौन से कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल की थी? डॉक्टर मुजफ्फर ने कौन से कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर ली थी? कौन से कोचिंग सेंटर ने डॉक्टर मुजफ्फर को, डॉक्टर आदिल को यह सिखाया कि आप अपने जहन में सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना मत रखो, नीट क्वालिफाई करने का सपना मत रखो, बल्कि आप अपने जहन में खुदकश बमबार बनने का सपना रखो? तो आज उसके वालिदैन परेशान, आज उनके वालिदैन अफसोस कर रहे हैं, कहते हैं कि हमें कभी खबर ही नहीं हुई कि हमारे बेटे को जिसको हमने कोचिंग के लिए डाल दिया, हमें पता ही नहीं था कि डॉक्टर बनने के साथ साथ उसके जहन में नफरत बो दी जाती है, उसे मजहब के नाम पर तकसीम करने की तालीम दी जाती है। और मैं पूछना चाहूंगा आज इन कोचिंग सेंटर्स से, कौन सा इल्म सिखाते हो आप? और मैं वाज़ा तौर पे कहना चाहता हूं कि मुस्लिम ममालिक आज की तारीख में यह फैसला कर चुके हैं। यूएई ने फैसला कर दिया कि हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे उन बच्चों को स्कॉलरशिप जो यूके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल करने के लिए जाएंगे। और वजह भी बता दी, और वजह क्या बताई? वजह बताई कि वहां पे उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, रेडिकलाइज का मतलब यह नहीं होता कि किसी को अपने मजहब से नजदीक लाया जाता है या उसे मजहब की तालीमात दी जाती है, बल्कि रेडिकलाइज करने का मतलब यह है कि मजहब के नाम पे इन जहनों में नफरत भर दी जाती है, जात पात भर दी जाती है और फितने बर्पा कर दिए जाते हैं इन जहनों में। उसे कहते हैं रेडिकलाइज करना। रेडिकलाइज का मतलब बिल्कुल भी यह नहीं होता कि आपको किसी भी मजहब की तालीम और तरबियत दी जाती है, बल्कि रेडिकलाइज का मतलब यह होता है कि जब आपको किसी भी मजहब के नाम पर आपके जहन को मुंतशिर किया जाए, उसमें नफरत भर दी जाए, उसमें जात पात भर दी जाए और जात पात के नाम पर उसमें नफरत के बीज भर दिए जाए। और मैं पूछना चाहूंगा आज इन प्राइवेट कोचिंग सेंटर से, पूछना चाहूंगा, बताइए क्या आप बच्चों को सिर्फ इल्म सिखाते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, केएस कैसे क्वालिफाई किया जाए, उसकी तैयारी कैसे की जाए, वो सिखाते हैं? या उनके जहनों को किसी एजेंडे के तहत मुतासर भी किया जाता है? डॉक्टर मुजफ्फर कौन से कोचिंग सेंटर में था? डॉक्टर आदिल कौन से कोचिंग सेंटर में था? और किसने उसके जहन में भर दिया? कि डॉक्टर बनना है तो खुदकुश बमबार भी बनना होगा? किसने उसके जहन में डाल दिया? क्या डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर के घर वालों को पता था कि उनके बच्चों के जहन में क्या कुछ डाला जाता है? उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में डाला ताकि वो इल्म हासिल कर सके, ताकि वो डॉक्टर बन सके, ताकि वो अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा कर सके, ताकि वो डॉक्टर बनकर सोसाइटी में, समाज में लोगों की खिदमत करे और अपने अफराद खाना के लिए इज्जत कमाए। लेकिन हुआ क्या? डॉक्टर बना, नीट क्वालिफाई किया,
टॉपर रहा, लेकिन फिर खुदकश बमबार कैसे बना? कैसे बना? जो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, क्या उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू बिकम ए सुसाइड बम्बर? सिखाया जाता है? जो इंजीनियरिंग करते हैं, क्या उन्हें सिखाया जाता है कि हाउ टू बी हेटफुल टू अदर? यह सब कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन पैगाम वाज़ा है। मुस्लिम ममालिक ने वादा कर दिया कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में कुछ यूनिवर्सिटियां, कुछ कॉलेजेस लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। उनके जहनों में मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर उनके जहन में नफरत भर दी जाती है। इसलिए मुस्लिम ममालिक ने फैसला कर दिया कि हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे जो यूके जाएंगे पढ़ने के लिए। यह एहतियाती कदम है मुस्लिम ममालिक की तरफ से। मुस्लिम ममालिक की तरफ से यह एक अहम कदम है, एहतियाती कदम है। उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे जो यूके जाएंगे पढ़ने के लिए। और मैं कहना चाहूंगा वालिदैन से, जम्मू कश्मीर के वालिदैन से कहना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए आपका बच्चा कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं एएनएन न्यूज के सहाफी, एएनएन न्यूज की टीम मुख्तलिफ जिला में जाकर तुलबा तालबात से बात कर रही है, वालिदैन से बात कर रही है, कोचिंग सेंटर्स के स्टाफर से बात कर रही है। एंड वी विल एक्सपोज यू इफ वी फाइंड समथिंग इलीगल, अनएथिकल। और ये कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट और जिम्मेदार मीडिया हाउस होने की अलामत है। हम उन कोचिंग सेंटर्स को एक्सपोज करेंगे उन कोचिंग सेंटर्स को एक्सपोज जो डॉक्टरी के नाम पे, इंजीनियरिंग के नाम पे इन बच्चों के जहन में नफरत, जात पात और नफरत के बीज बो देते हैं। वी विल एक्सपोज देम। हमारी टीम फील्ड में है, एएनएन न्यूज की टीम हर जिले में मौजूद है, तुलबा तालबात से बात हो रही है, ऑन रिकॉर्ड हम उनकी स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं एएनएन न्यूज ने इस बारे में स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। फुटेज है हमारे पास और दिखाएंगे हम टीवी पे कि क्या हमारे बच्चों को ये कोचिंग सेंटर्स सिर्फ तालीम देते हैं या उनके जहन को मुतासिर करते हैं। एक एजेंडे के तहत उनको बताया जाता है कि डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको कुछ और भी काम करने हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर, उनके वालिदैन ने कभी नहीं सोचा था और ना ही उन्हें इस बात की कभी भनक लगी कि उनके बेटे को, उनके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियरिंग के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको सुसाइड बम्बर बनना है, आपको अपने ही मुल्क में एक्सप्लोजन करना है। और एएनएन न्यूज का आज का ये प्रोग्राम वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो देखे उनके बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिस कोचिंग सेंटर में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, केएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं, कहीं उनके जहन मुतासिर तो नहीं किए जा रहे हैं। कहीं एक एजेंडे के तहत कोचिंग सेंटर के अंदर उन्हें किसी और चीज की तालीम तो नहीं दी जाती। और मैं आपको बता दूं, एएनएन न्यूज स्टिंग ऑपरेशन कर चुकी और फाइंडिंग्स को बहुत जल्द हम टीवी पे दिखाएंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या जिम्मेदारी है वालिदैन की और कौन से कोचिंग सेंटर ऐसे हो सकते हैं,
कौन से कोचिंग सेंटर कश्मीर में ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपका बच्चा महफूज नहीं, आपके बच्चे को बताया जाता है वहां पे कि डॉक्टर बाद में बनो, पहले नफरत फैलाओ, इंजीनियर बाद में बनो, पहले नफरत फैलाओ। कौन से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो हमारे बच्चों को, टीन एजर्स के फर्टाइल जहन को रेडिकलाइज कर रहे हैं? एएनएन खामोश रहने वाली नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कल आने वाले वक्त में यहां के वालिदैन को अफसोस ना हो कि हमने अपने बच्चे को इस कोचिंग सेंटर में डाला ही क्यों। खुदा न खास्ता अगर कुछ मुद्दत के बाद एक वालिद को पता चले, उसकी मां को पता चले कि हमारा बच्चा डॉक्टर के साथ साथ कुछ और भी पढ़ रहा था और बच्चा जो है अब ऐसा काम कर चुका जिस पे हमें शर्मिंदगी है, जिस पे हमें अफसोस है। इसलिए आज के प्रोग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि एएनएन न्यूज उन कोचिंग सेंटर्स को एक्सपोज कर रही है एक्सपोज, जो सिर्फ तालीम नहीं देते बल्कि हमारे तुलबा तालबात के ज़हन को मुंतशिर करते हैं, उनमें नफरत के बीज बो लेते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, यूएई मुसलमान ममालिक ने अपने बच्चों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी, उन बच्चों की जो लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं, और कहा कि वहां पे इनके जहनों को मुंतशिर किया जाता है। यह एहतियाती कदम है, यह जरूरी कदम है एक रियासत के लिए, एक मुस्लिम मुल्क के लिए, जिन्होंने कहा कि हम बच्चों को तालीम तरबियत देना चाहते हैं, जिंदगी में वो आगे बढ़े, फले फूले, तरक्की करे, मुल्क के लिए काम करे, ऐसे जज्बात होने चाहिए। लेकिन अगर उनके जहनों को रेडिकलाइज किया जाता है तो हम अपने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे यूके के लिए। और यह पैगाम है तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मुस्लिम ममालिक ने यह इकदाम उठाए कि उनके तुलबा तालबात नौजवानों के जहनों को मुंतशिर ना किया जाए, उनमें नफरत के बीज ना बोए जाए, उनको रेडिकलाइज ना किया जाए। ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के वालिदैन पर भी है और यहाँ की हुकूमत पर भी है कि वो अपने तुलबा तालबात नौजवानों को न सिर्फ अच्छी तालीम और तरबियत दे बल्कि एक अच्छा माहौल भी दे, एक अच्छा माहौल जिसमें तहफ़्फ़ुज़ हो उनके जहनों का। आज सिर्फ जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी नहीं, आज जहनों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना निहायत ज़रूरी है। और एएनएन न्यूज़ वादा करती है वालिदैन से, जम्मू कश्मीर के वालिदैन से, हम आपको बताएंगे कि जिस कोचिंग सेंटर में आपका बच्चा, आपकी बच्ची पढ़ रही है, क्या उसे सिर्फ वहां पे तालीम दी जाती है ताकि वो जिंदगी में कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो, या उसके जहन को मुतासिर करके एक एजेंडे के तहत किसी और काम के लिए तैयार किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूंगा आपको, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर, लाल किला बम धमाका, उसके जहन को किसने मुतासिर किया? उसके जहन को किसने मुतासिर किया? कौन से कोचिंग सेंटर में उसने तालीम हासिल की थी? और उस कोचिंग सेंटर में क्या उसे सिर्फ डॉक्टर बनने की तालीम दी गई थी, नीट को क्वालिफाई करने की तालीम दी गई थी, या फिर उसे बताया गया था कि आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है बल्कि नफरत के बीज बोने हैं? किसने उसके जहन में डाल दिया था? किसने उसके जहन में डाल दिया था कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के खिलाफ आप एक्सप्लोजन कर दो? और मेरा पैगाम साफ है, वाज़ा है, आपके बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में हैं, क्या वहाँ पे उनका जहन महफूज है? क्या वहाँ पे उनके जहन को डाइल्यूट तो नहीं किया जाता? एक एजेंडे के तहत कोई और सबक तो नहीं पढ़ाया जाता? एएनएन न्यूज़ एक्सपोज करेगी।
एएनएन न्यूज एक्सपोज करेगी, यह हमारी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बता दूं कि हम इस जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं। सिटिंग ऑपरेशन एएनएन न्यूज के जर्नलिस्ट की तरफ हो चुका, हमारी टीम की तरफ से सिटिंग ऑपरेशन हो चुका, और जहां पे भी हमें लगा जरूरत है सीधे टीवी पे चलाऊंगा मैं, सीधे मैं मुदस्सिर याकूब आपसे वादा करता हूं, सीधे एएनएन न्यूज पे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं कि कौन से कोचिंग सेंटर आपके बच्चों के लिए महफूज नहीं, कहां पे आपके बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, कहां पे उनके जहनों में जहर भर दिया जाता है, नफरत भर दी जाती है, और उन्हें बताया जाता है कि डॉक्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, पहले आप किसी और चीज को अपना लो, किसी और चीज को तरजीह दो। और मैं बता दूं कि जो कुछ ऐसा कर रहा है कोई कोचिंग सेंटर, कोई उस्ताद, किसी कोचिंग सेंटर की मैनेजमेंट, we will expose them, these anti-nationals, these anti-Islam people। मुस्लिम ममालिक ने इक़दामात उठाए कि उनके बच्चों के जहनों को, नौजवानों के जहनों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, उन्हें रेडिकलाइज ना किया जाए, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस्लामी ममालिक की तरफ से यही पैगाम है कि आपको भी ये इक़दामात उठाने हैं। और एएनएन न्यूज़ वालिदैन की मदद करेगी उनको बताने में कि कौन से कोचिंग सेंटर में आपके बच्चे का जहन महफूज नहीं, और हम इस पे बात करेंगे। यह फैसला खौफ की अलामत नहीं, यह जिम्मेदारी की अलामत है। दरवाजे बंद नहीं किए गए, सिर्फ सरकारी तरजीहात वाज़ा की गई। तालीम इल्म देती है, लेकिन इल्म के साथ शऊर ना हो तो वो रास्ता भटका भी हो सकता है। आज सवाल बरतानिया का नहीं, आज सवाल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है, और जब बात मुस्तकबिल की हो तो एहतियात कमजोरी नहीं, दानिशमंदी होती है। और मैं मुदस्सिर याकूब आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारी टीम ने कई कोचिंग सेंटर्स का दौरा किया, स्टिंग ऑपरेशंस हमने किए, हमारी टीम पूरी फुटेज को खंगाल रही है, तमाम जो फुटेज, जो बातें हमने की उसको खंगाल रही हैं, और जहां पे भी हमें जरूरी लगा सीधे कोचिंग सेंटर का नाम लेंगे, सीधे वो फुटेज आपको दिखाएंगे टीवी पे, और सीधे गवर्नमेंट को बताएंगे, बताओ आप क्या कर रहे हो, बताओ जी ये कोचिंग सेंटर में क्या चल रहा है, बताओ जी यहां पे रेडिकलाइज करने की इजाजत क्यों दी गई। हम हुकूमत से भी सवाल पूछेंगे, वजारत दाखिला से भी सवाल पूछेंगे, वजीर आला से भी सवाल पूछेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का है, क्योंकि सवाल हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल का है। यूएई ने इक़दामात उठा लिए, एहतियाती इक़दामात, और बता दिया कि हम उन बच्चों को स्कॉलरशिप पे यूके नहीं भेजेंगे, लंदन नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें खदशात हैं कि वहां पे उनके बच्चों के जहन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता, वहां पे उनमें नफरत के बीज बोए जाते हैं, उन्हें रेडिकलाइज किया जाता है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से साफ पैगाम जम्मू कश्मीर अवाम के नाम और अमल यह है कि यहाँ के वालिदैन, यहाँ की हुकूमत, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के वालिदैन भी जाग जाए और वो तमाम एहतियाती इक़दामात उठाए ताकि उनके बच्चों के जहन रेडिकलाइज न किए जाए, ताकि जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए इन कोचिंग सेंटर्स में दाखिला लेते हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर ही बन के निकले, कुछ और बन के ना निकले, बल्कि डॉक्टर और इंजीनियर बन के ही अपनी ज़िंदगी भी गुजारे। क्योंकि हालिया महीनों में हमने ऐसे वाक़ात देखे जिन्होंने उन तलबा तालबात के वालिदैन की कमर तोड़ दी, जिन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी, कोई भी खबर नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके बच्चों के जहन महफूज है और उन पर कोई हमला नहीं कर रहा है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके बच्चे किस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, वहां इन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, और इससे भी अहम सवाल, इन्हें किस सोच की तरबियत दी जा रही है। सोचिए, अगर कल आपको अचानक पता चले कि जिस बच्चे को आपने मुस्तकबिल बनाने के लिए कोचिंग सेंटर में भेजा था वो किसी ऐसी सोच की तरफ माइल हो गया है जिसे आपने कभी कबूल नहीं किया,
न एक बाप के तौर पर, न एक माँ के तौर पर, न एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर। अगर वो बच्चा इंतहा पसंदी की जुबान बोलने लगे, नफरत को सच समझने लगे और दलील के बजाय जज्बात में फैसले करने लगे, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? आज एन न्यूज़ सवाल कर रही हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, बल्कि आपको खबरदार करने के लिए, आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए और यह बताने के लिए कि तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं होती। तालीम सोच बनाती है, और जब सोच खतरे में हो तो खामोशी जुर्म बन जाती है। आज हम ये सवाल उठाएंगे क्योंकि ये सवाल आपके बच्चों के मुस्तकबिल का है, जो वह कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल का है। मुस्लिम ममालिक ने साफ साफ पैगाम दे दिया है कि वो अपने बच्चों के जहन को रेडिकलाइज करने की इजाज़त किसी को नहीं देगी। यूएई की तरफ से साफ पैगाम, अपने बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप नहीं देगी जो यूके जाते हैं पढ़ने के लिए, लंदन जाते हैं पढ़ने के लिए। और पैगाम साफ है कि यूएई मुस्लिम ममालिक अपने बच्चों के जहन को महफूज कर रही हैं ताकि उन्हें कोई रेडिकलाइज ना करे। और इसी असना में मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो वह कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम मिल जाता है कि उन्हें भी ये एहतियात ज़रूर उठाने होंगे और देखना होगा कि उनका बच्चा जो तालीम और तरबियत हासिल कर रहा है, क्या उनका जहन महफूज है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज मैसेजेस सिर्फ फेस टू फेस नहीं आते, सोशल मीडिया पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। और आपका ये फ़र्ज़ है कि तालीम और तरबियत के साथ साथ आप ये भी देखें कि आपका बच्चा जो है उसके पास कौन सी मैसेजेस आती हैं। क्या वो मैसेजेस इतनी ख़तरनाक तो नहीं जो उसके जहन को मुंतशिर करे, उसके जहन में नफ़रत डाल दें, ज़ात पात डाल दें। इन बातों का एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एहतियात करेंगे आज तो तभी आपको जो है एहतियाती तौर पर अपना बच्चा जो है महफूज रहेगा। और महफूज ही नहीं बल्कि आप भी मुतमईन रहेंगे कि आपके बच्चे ने जिस लिए पढ़ाई की वही हासिल किया। और नौजवानों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, माहिरीन से बात नहीं करूँगा, सीधा आपसे। आज सवाल बड़ा है और ये सवाल आपके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। दुनिया में तालीम के दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है, क्या हर आवाज़ जो जोश जगमगाए सच भी होती है क्या? मुत्तहदा अरब इमारात ने हाल ही में एक फ़ैसला किया, कुछ ममालिक में सरकारी स्कॉलरशिप बंद, वजह नौजवान जहनों का तहफ़्फ़ुज़। ये फ़ैसला किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, ये फ़ैसला किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं, ये फ़ैसला किसी तालिब इल्म के ख़िलाफ़ नहीं, ये फ़ैसला इस सोच के ख़िलाफ़ है जो नौजवानों को सोचने के बजाय मानने पर मजबूर करे। और ये आज यही पूछ रहा है, हालात आज यही पूछ रहे हैं, और मैं भी आज यही पूछ रहा हूँ। अगर कोई आपको कहे सच सिर्फ मेरे पास है, क्या आप सवाल करेंगे? अगर कोई इल्म के नाम पर गुस्सा और नफ़रत बेचे तो क्या आप उसे रोकेंगे? अगर कोई दीन की बात करे लेकिन अक्ल को खामोश कर दे, क्या आप कबूल करेंगे? इस्लाम हमें सवाल से नहीं रोकता, इस्लाम हमें अंधी तकलीद से रोकता है। कुरान कहता है, सोचो समझो और फिर रास्ता चुनो। नौजवानों, दुनिया में जाना गलत नहीं, बाहर पढ़ना जुर्म नहीं, नए ख्यालात सुनना ख़तरा नहीं, लेकिन अपनी सोच किसी के हाथ गिरवी रख देना ख़तरा है। आज रेडिकलाइजेशन हमेशा बंदूक से नहीं आती, कभी वो वीडियो में आती हैं, कभी मैसेज में, कभी नारों में। और इसीलिए मैं आप सबसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप सीखने गए हैं या किसी के एजेंडे का हिस्सा बनने? इल्म वो है जो आपको मजबूत बनाए, न कि आपको नफरत सिखाए। कश्मीर के नौजवानों, आपकी पहचान सवाल है, आपकी ताकत दलील है, आपका हथियार अक्ल है। और याद रखिए, जो आपसे सवाल करने का हक छीन ले वो आपको मजबूत नहीं कमज़ोर बना रहा है। यही है असल बात, यही है असल पैगाम।
और प्रोग्राम की इस मोड पे आपको ले चलते हैं एक और खबर की ओर। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और आईबी चीफ का जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। इस सिलसिले में एनए न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तिपन डेका ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई, सरहदी इलाकों में हालात और दरअंदाजी की कोशिशों पर खास तवज्जो दी गई। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और आईबी चीफ दीगर आला हुक्काम के साथ 14 जनवरी को 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। ज़रा के मुताबिक जम्मू पहुंचते ही उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में आला सतही मीटिंग की जो देर शाम तक जारी रही। मीटिंग में खास तौर पर यौम जुमूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात और ख़राब मौसम के बावजूद चौकसी बढ़ाने पर जोर दिया गया। हुक्काम ने हिदायत दी कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसियाँ आपस में मुकम्मल तालमेल के साथ काम करें और दरअंदाजी रोकने के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। हुक्काम को बताया गया कि सरहद पार से दहशतगर्दों को बेचने और ड्रोन के जरिए असला गिराने की कोशिशें हो रही हैं। खास तौर पर कोहरे और ख़राब मौसम का फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसके पेश नज़र तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ और रियासी के पहाड़ी इलाकों में छुपे दहशतगर्दों के खिलाफ मुसलसल ऑपरेशन जारी रखने पर जोर दिया गया। मीटिंग में कहा गया कि दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ज़राए ने एनए न्यूज़ को बताया कि दरअंदाजी रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल, इंसानी इंटेलिजेंस को मजबूत बनाने और VDGs यानी विलेज डिफेंस फाल करने पर भी जोर दिया गया। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होमचंदर भारती और BSF DG प्रवीण कुमार, CRPF चीफ GP सिंह, DGP नलिन प्रभात, इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार और फौज, पुलिस व सिविल इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में जम्मू के सरहदी अजला में ड्रोन की सरगर्मियों और मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत में इजाफा देखा गया। पिछले एक महीने में सिक्योरिटी फोर्सेस ने डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर के जंगलाती इलाकों में कई बार दहशतगर्दों से रब्ता भी कायम हुआ। बुध के रोज़ भी कठुआ ज़िला के बिलावर और राजबाग इलाकों में तलाशी और मुहासरा ऑपरेशन जारी रहा। मकामी लोगों की इतला के बाद जो खुले इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया। मरकजी टीम सरहदी इलाकों का भी दौरा कर सकती है और इसके बाद दारुल हुकूमत वापस रवाना हो सकती है। याद रहे कि 8 जनवरी को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक अहम मीटिंग की थी, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराते हुए तालिब एजेंसियों को मिलकर काम करने की हिदायत दी गई। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी। यौम जुमूरिया की तकरीबात बिल्कुल नज़दीक, कई जगहों पर रिहर्सल भी जारी और इस बीच सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ी ये मीटिंग जो होती हैं, इस बारे में क्या तफसीलात है? बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप जानते हैं कि कल यानी बुध के रोज जो है मरकजी दाखिला सेक्रेटरी जो है उन्होंने और उनके साथ जो है आईबी चीफ थे और उन्होंने कल जम्मू पहुंचते ही कन्वेंशन सेंटर में एक हाई लेवल मीटिंग की। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मीटिंग का खास एजेंडा जो था वो यौम जुमूरिया के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात और जो खराब मौसम के बावजूद चौकसी बरकरार रखने के लिए जोर दिया गया। और खास तौर पर जिस तरह से आप जानते हैं कि यौम जुमूरिया के मौके पे मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है और इस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए आपको बता दें कि मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और आईबी चीफ ने जम्मू में एक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, एक मीटिंग ली गई। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि काफ़ी अहमियत की हामिल ये मीटिंग थी, जिसमें कहीं जो चाहे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की बात करें या जो दीगर इंटेलिजेंस या जो दीगर जो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। और ख़ास तौर पे जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कई वक्त से हम देख रहे हैं जो जम्मू रीजन जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, जो जंगलाती इलाके हैं, जो बेल्ट, कठुआ, उधमपुर और उसके साथ साथ आपको बता दें कि सांबा के जो जंगलाती इलाके हैं वहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि कई बार जो है दहशतगर्दों और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके दरमियान हमने कई बार देखा कि एनकाउंटर्स भी हुए। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से
इस वक्त जम्मू रीजन के जो जंगलाती इलाके हैं उनमें चौकसी बरतने की जरूरत है, और यही कुछ हिदायत जो है वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको दी गई है। तो खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बुध के रोज भी जो है कठुआ जिला के जो बिलावर और जो राजबाग इलाके थे वहां पे सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जारी किया गया था, और जिस तरह से वहां पे जो मुकामी लोग हैं वो जो है ये इतला वहां पे पुलिस को देते हैं, क्योंकि पिछले कई वक्त से बताया जा रहा है कि कई मशकूक लोगों की जो नकल हरकत है वो वहां उन इलाकों में देखी जा रही है। और खासतौर पर जिस तरह से बताया गया है, जो हिदायत दी गई है इंटेलिजेंस फोर्सेस को, बताया गया है कि जो सरहद पार से यहाँ पे ड्रोन्स के जरिए से हथियार भेजे जा रहे हैं, और जिस तरह से आज खराब मौसम यानी जो कोहरा वगैरह है इस चीज का फायदा जो है वो दुश्मन उठा रहा है, और उस चीज को मद्देनजर देखते हुए जो है उनको हिदायत दी गई है कि वो जो है अपनी चौकसी बरकरार रखें, और खासतौर पे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो वीडी चीज जो विलेज डिफेंस गार्ड्स जो होते हैं उनको भी मजबूत करने की हिदायत दी गई। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि हाल ही में हमने देखा था कि जो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर एक अहम मीटिंग ली गई थी, जिसमें खासतौर पे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराते हुए तमाम एजेंसीज को मिलकर काम करने की हिदायत दी गई थी। उस बीच में आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कल ये मीटिंग हुई है, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो मरकजी जो दाखिला की जो टीम है ये कई सरहदी इलाकों का दौरा भी आज कर सकती है, और उसके बाद ये दिल्ली वापस रवाना होंगे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि यौम जमहूरिया की तकरीब आने वाली है, और हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो नेशनल हाईवे है उस पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी चौकसी बढ़ाई है, और खासतौर पर श्रीनगर की जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम यहाँ पे भी किए गए हैं। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है वहां पे जो नाके हैं वो कायम किए गए हैं, जहाँ पे गाड़ियों और आम राहगीरों की चेकिंग की जाती है, बैग चेक किए जाते हैं, और उसके बाद ही उनको सिटी में आने की इजाजत मिलती है। और खासतौर पे जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कई वक्त से जो जम्मू रीजन है वो सुर्खियों में बना हुआ है, और हमने देखा था कि सबसे पहले जो उधमपुर के जंगलाती इलाके में वहां पे एक एनकाउंटर हुआ था दहशतगर्दी और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान वहां पे हुआ था। उसके बाद हमने देखा था कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जो है वो उसमें जान बहक हुआ था, और उसके बाद हमने लगातार देखा था कि कठुआ के जो बिलावर जंगलात है, हालांकि आपको बता दें कि वो काफी ज्यादा घने जंगल है और पहाड़ी इलाका है, वहां पे भी कई बार जो है वो उन मिलिटेंट्स की जो नकल हरकत है वहां पे देखी गई है। और आपको बता दें कि कल भी देर शाम गई वहां पे जो कई इलाके हैं वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन किया गया, और लगातार जिस तरह से बताया गया है कि किश्तवाड़ के साथ साथ कठुआ और सांबा के कई जो इलाके हैं उनमें जो है इन ऑपरेशंस को मजीद तेज करने की हिदायत भी दी गई है कल की मीटिंग में मुदस्सिर। और रफ़ी, जो हालिया दिनों में अमित शाह भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी सिक्योरिटी का जायजा लिया था, और आज हम देखते हैं कि अभी चीफ और दीगर बड़े बड़े अफसरान जो है सिक्योरिटी जायज़ा लेते हैं। इस सब का मकसद बताया जाता है कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मज़ीद मजबूत किया जाए। लेकिन ख़ुसूसन जब हम देखते हैं कि जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ पे हमने कई बार देखा कि दहशतगर्दों की नकलो हमल ज़्यादा देखी गई, कुछ एनकाउंटर्स की रिपोर्ट्स भी जो हैं सामने आई थी। तो इस हवाले से आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या उसके पेश नज़र कुछ ख़ास इक़दाम उठाने की जो हिदायत है जारी कर दी गई हैं? क्या पूरे ढांचे को मुनज़्ज़म किया जा रहा है? देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो खास तौर पे हम देखते हैं जब मौसम सरमा आता है तो घुसपैठ के जो वाक़ात हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई LOC के जो सेक्टर्स हैं उनमें घुसपैठ के जो वाक़ात हैं वो रोनुमा होते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से जो मरकज़ी टीम यहाँ पे आई थी, खास तौर पे मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी जो है उन्होंने हिदायत दी है कि उन घुसपैठ को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने और जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनको भी ज्यादा एक्टिव बनाने की जरूरत जो है वो है, और उनको हिदायत दी गई है कि मजीद उनको जो है मजबूत करने की जरूरत है। और खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में जो है
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंद्रकार बहाती के साथ साथ जो बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार है, सीआरपीएफ के जीपी सिंह, डीजीपी नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस चीफ नीतीश कुमार और जो फौज और जो दीगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस मीटिंग में जो है वो शिरकत की है। और खासतौर पे जिस तरह से उनको हिदायत दी गई है कि मजीद जो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है। और खासतौर पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे आजकल हम देखें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और खासतौर पे जिस तरह से रिपोर्ट्स आई है कि सरहद पार से यहाँ पे ड्रोन्स के जरिए से हथियार बेचे जा रहे हैं, और खासतौर पे उन चीजों को रोकने के लिए जो है यहाँ पे मजीद जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला है उनको बताया गया है कि वो पूरे इलाके में, खासतौर पे जो सरहदी इलाके हैं उनमें चौकसी बरते, और खासतौर पे जो नाइट में जो पेट्रोलिंग वगैरह होती है उनको बताया गया है कि वो भी मजीद वो बढ़ाए। तो खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ओवरऑल जो सिक्योरिटी ग्रिड है इसको मजबूत करने के लिए मीटिंग ली गई थी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि हाल ही में हमने देखा था कि जिस तरह से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन का एक अहम जो इजलास है वो वहां पे मुनक्किद किया गया था, और जिसमें खासतौर पे जो एजेंडा रखा गया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दोहराते हुए उन्होंने तमाम एजेंसीज को मिलकर काम करने की हिदायत दी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो रिपोर्ट है और बताया जा रहा है कि जो जंगलाती इलाके हैं जम्मू रीजन के, जिस तरह से मैंने आपको बताया कठुआ, सांबा, उधमपुर और जो किश्तवाड़ के कई जंगलाती इलाके हैं, खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले ही जो विलेज गार्ड डिफेंस जो फोर्सेस हैं उनको मजबूत करने की जिस तरह से हिदायत दी गई है, और मजीद हम देख रहे हैं कि जो ये इन गाँव में होते हैं बीडीजीज, उनको भी बताया गया है कि वो चौकसी बरते। और खासतौर पे जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बिलावर के जो जंगलात है वहां पे जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई मशकूक जो वहां पे लोग देखे गए हैं, यानी कि उनकी आइडेंटिटी जो है वहां पे लोग नहीं जानते। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जब उस मशकूक नकल हरकत को वहां पे देखा जाता है तो वहां पे जो पुलिस है उनको इतला दी जाती है। उसके बाद कई बार हमने देखा है कि वहां पे सर्च ऑपरेशन और कॉर्डन जो है वो किए गए हैं। और जिस तरह से मैं आपको बताया कि वो जंगलाती इलाका है, हालांकि परसों हमने देखा था कि एक बार जो वहां पे एनकाउंटर हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान, और रात के अंधेरे में ही वो वहां से भाग गए थे। लेकिन जिस तरह से लगातार जो मरकजी सेक्रेटरी है उन्होंने जो है ये हिदायत दी है कि मजीद जो ऑपरेशंस है उनको बरकरार रखा जाए और मजीद इसमें तेजी लाई जाए। और जिस तरह से जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जब हम दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस या इंटेलिजेंस जो एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं उनको बताया गया है कि वो मिलकर कोऑर्डिनेशन में जो है वो काम करें। और खासतौर पे जो हमने कई बार देखी है जो हमने बॉर्डर्स पे देखा है जो वहाँ पे घुसपैठ की जाती है, तो उस चीज को रोकने के लिए भी मजीद जो है बताया गया है कि उस चीज को रोकने के लिए जो है मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया गया है कि वो जो है वो मुतहरिक रहे और किसी भी नागहानी आफत को रोकने के लिए वहां पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया गया है। बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन जानकारी के लिए। बात कर रहे थे मेरे साथी रफीक भट्ट और बता रहे थे कि क्या कुछ खास जो है इस मीटिंग के बाद और के दौरान किया गया। प्रोग्राम की इस मोड पे बात करते हैं आसिया इंद्रावी की। आसिया इंद्रावी को 2 साथियों के साथ यूएपीए केस में कसूरवार पाया गया और अदालत ने जो है फैसला महफूज रखा है कि इसे कौन सी सज़ा दी जाए। अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है आसिया इंद्रावी और उनके 2 साथियों को। नई दिल्ली की एक खुसूसी अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा आसिया इंद्रावी और इनकी 2 साथियों सोफ़ी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून के तहत मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने इन्हें मुल्क के खिलाफ जंग की साजिश और दहशतगर्द तंजीम की रुकनीत समेत कई संगीन इल्ज़ामात में कसूरवार ठहराया। ये मुकदमा NIA के खुसूसी जज चंद्रजीत सिंह ने सुना। अदालत ने तीनों को UAPA की कई दफ़ात के तहत मुजरिम पाया। इसके अलावा अदालत ने इन्हें IPC के कई दफ़ात के तहत भी जो है कसूरवार करार दे दिया। फैसले के वक्त तीनों मुलजमान सख्त सिक्योरिटी के दरमियान अदालत में मौजूद थे। अदालत ने अब इस मामले में सज़ा की मुद्दत पर बहस के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। इस्तिग़ासा के मुताबिक इन दफ़ात के तहत उम्र कैद या इससे भी ज़्यादा सज़ा हो सकती है। वाज़ह रही कि आसिया इंद्रावी ने अलहदगी पसंद तंजीम दुख्तरानी मिल्लत की बानी रही हैं। इन्हें अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद NIA ने इनके खिलाफ दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक आसिया इंद्रावी और इनके साथियों पर इल्ज़ाम है कि वो एक
ममनू तंजीम चला रहे थे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भारत के खिलाफ नफरत, बगावत और तशद्दुद को हवा दे रहे थे। तफ्तीशी एजेंसी का कहना है कि ये तंजीम जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और तशद्दुद के ज़रिए मकासद हासिल करने की खुली आम वकालत करती रही। और वहीं पे नाकामी मुस्तकबिल का फैसला नहीं करती वज़ीर तालीम का तलबा को पैगाम। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना यत्तू ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात में कामयाब होने वाले तमाम तलबा और तालबात को मुबारकबाद दी। ये नताइज बुध के रोज़ JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी किए गए। अपनी वीडियो पैगाम में वज़ीर तालीम ने नताइज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं दोनों जमातों के नताइज हौसला अफजा हैं। इन्होंने कहा, मैं नताइज से खुश हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तलबा इसी जज्बे के साथ मेहनत जारी रखेंगे और मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। उन्होंने इन तलबा को भी हौसला दिया जो इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके। सकीना यत्तू का कहना था कि नाकाम होना ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं, ऐसे तलबा को मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि दोबारा मेहनत करके इम्तहान देने की तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर तालीम के मुताबिक 10वीं जमात का नतीजा 85% जबकि 12वीं जमात का नतीजा 84% रहा, जो एक अच्छा नतीजा है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के नताइज एक ही दिन जारी करना हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है ताकि तलबा को अगली क्लास में दाखिला लेने में कोई मुश्किल ना हो। JK बोस के चेयरमैन गुलाम हसन शेख ने बताया कि बोर्ड ने नताइज बर वक्त जारी करने के लिए पहले से ही मनसूबाबंदी की थी। उन्होंने कहा कि इस साल नताइज पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर रहे। चेयरमैन ने मजीद कहा कि बोर्ड तलबा की सहूलियात के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। मैं अपनी तरफ से 10वीं और 12वीं जमात के सारे उन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम्स में जो पास हुए हैं और मुझे खुशी है कि इंशाल्लाह आगे जाके और मेहनत करेंगे और आगे के एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए आज के एग्ज़ाम्स में, उनको भी मैं यही कहूँगी कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बल्कि आगे जाके और मेहनत करके उनको भी आगे जो है अपने वसाइल जो है उनको आगे जाके क्वालिफाई करना है ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। आज का जो ये रिज़ल्ट था जिसमें जो 12th और 10th में 94,845 बच्चों ने जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे और उनमें से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें से 80,650 बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और परसेंटेज जो है वो 85.03% रही है 10th के एग्ज़ाम के। और जो 12th के एग्ज़ाम है उन बच्चों ने जिन्होंने क्वालिफाई अप्लाई किया था वो थे 70,735 और जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो है 59,435 और जो परसेंटेज 12th क्लास की रही है वो रही 84.02। तो अच्छी परसेंटेज है, थोड़ा सा फ़र्क है 10th और 12th के परसेंटेज में। और मुझे खुशी है कि ये जो रिज़ल्ट आज सरकार की बड़ी अचीवमेंट है, टाइम पे रिज़ल्ट आया बल्कि टाइम से पहले जो है रिज़ल्ट आया और हमने इसलिए कोशिश की कि जल्दी रिज़ल्ट आए ताकि बच्चे जो है आगे अपने एडमिशन प्रोसेस में और अपनी पढ़ाई में जो है जल्दी से जल्दी आगे हिस्सा लें ताकि वो आगे जो उनकी पढ़ाई है वो। ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन की हुकूमत हिंद से अपील कि उनके बच्चों को ईरान से वापस लाया जाए। ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन ने मुल्क में जारी कशीदा हालात के पेश नज़र हुकूमत हिंद से अपील की है कि इनके बच्चों को जल्द अज जल्द वापस वतन लाया जाए। जुमेरात के रोज़ दर्जनों फिक्रमंद वालिदैन प्रेस कॉलोनी में जमा हुए और हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। एक वालिद ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि हमारे बच्चों को ईरान से बहिफाजत निकाला जाए। वालिदैन ने कहा कि माजी में यूक्रेन और दीगर ममालिक से तलबा को बहिफाजत वापस लाने पर वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और इन्हें यकीन है कि इस बार भी हुकूमत बच्चों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही निकाल देगी। और वहीं पे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इस मामले पर मुल्क के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से टेलीफोन पर बातचीत की है।
वज़ीर आला ने ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के तलबा और दीगर अफराद की हिफाजत से मुतल्लिक अपनी तशवीश का इजहार किया और इनकी सलामती को यकीनी बनाने की अपील की। इस सिलसिले में एएनए न्यूज़ को मिली तफसीलात के मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वज़ीर ख़ारजा ने इन्हें ईरान की मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल से आगाह किया और यह भी बताया कि वज़ारत ख़ारजा इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर एस जयशंकर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान में मौजूद जम्मू कश्मीर के तलबा और दीगर शहरों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों की खैरियत के बारे में संजीदा है, चाहे वो मुल्क में हों या बैरून मुल्क में, और ईरान की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान में हालात को लेकर अहल खाना में तशवीश पाई जा रही हैं और वहीं पे ईरान में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाइस कश्मीर में तलबा के अहल खाना शदीद तशवीश में मुब्तला पाए जा रहे हैं। आज उन्होंने नारे भी लगाए कि हमारे बच्चों को वापस लाओ और इन नारों के साथ आज दर्जनों फिक्रमंद वालिदैन सड़कों पर नजर आए और इंतजामिया से पूरी मुदाखलत की अपील की। भारत की जानिब से ईरान छोड़ने से मुतल्लिक एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद ईरान में वज़ीर तालीम कश्मीरी तलबा के अहल खाना ने डिवीजनल कमिश्नर के दफ्तर में याददाश्तें यानी मेमोरेंडम जमा कराए और अपने बच्चों की फौरी और महफूज वापसी का मुतालबा किया। वालिदैन का कहना है कि ईरान में हालात दिन ब दिन गैर यकीनी होते जा रहे हैं और वो हर लम्हा अपने बच्चों की सलामती को लेकर खौफ में मुब्तला है। उनका साफ कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस मामले को तरजीही बुनियादों पर देखें और कश्मीरी तलबा की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। गमज़दा वालिदैन ने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो सफारती सतह पर कोशिशें तेज़ करें और खुसूसी इंतज़ाम के ज़रिए तलबा को जल्द अज जल्द वापस लाया जाए ताकि सैकड़ों ख़ानदान सुख की सांस ले सके। इस बारे में उन्होंने एएनए न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ यूं कहा। अपनी बच्चों की फिक्रमंदी के लिए हमारे बच्चे यहाँ पे वैसे तो जो भी वहाँ पे मुल्क ईरान में जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं किसी और देश में जो भी पढ़ते हैं वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो जम्मू के हों। तो हम इधर आए थे इसीलिए कि हम ये वहाँ रिप्रेजेंट डालेंगे कि हम यहाँ पर हुकूमत है, डिविजनल कमिश्नर है, डीसी है या दूसरे कोई है, तो हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट डाली। रिटर्न हमने कोई मीटिंग खास नहीं की। तो अब जब हम बाहर निकले तो आपसे, चूँकि आज तो ये मीडिया ये आम है, जितना मीडिया इसको अपनी खातिर चलाएगा उतना इसका अच्छा रहेगा। तो हम यही कहेंगे कि हम पुरुमेद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ JNK से, यहाँ के वज़ीर आला से, यहाँ के LG से और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से और वहाँ के इंडियन एम्बेसी से कि हमारे बच्चों की एक तो पढ़ाई का ख्याल रखे, उनके मुस्तकबिल का ख्याल रखे, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी को यकीनी बनाए। और एज पेरेंट्स हम कहते हैं इस वक्त हम उनके पेरेंट्स हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ना पैसा है ना हम वहाँ पर भेज सकते हैं। न उनके पास पैसा है वो वहाँ पे टिकट निकालेंगे, कुछ निकालेंगे। गवर्नमेंट को लास्ट जिस तरह उन्होंने लास्टली वो एजुकेशन किया उसी तरह वो एजुकेशन करे। और हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर के भी बड़े मशहूर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उन्होंने लास्ट ईयर जो किया उसी तरीके से हम कहेंगे कि हमारे बच्चे हमारे डोर स्टेप पे पहुँचने चाहिए। अंदर किससे मिले आप? अंदर हम किससे नहीं मिले, वहाँ पर AC साहब थे कोई, तो उनको हमने रिप्रेजेंट दी, कोई ऐसी बात हमने वहाँ पे नहीं की। जी आज हम DC ऑफिस के बाहर इसलिए जमा हुए हैं कि हमारे बच्चे जो अभी ईरान में पढ़ रहे हैं तो कल हमें ये एडवाइजरी मिली है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को वापस लाओ, लेकिन हम परेशान हैं, हम लाए तो लाए कैसे, क्योंकि वहाँ पूरा कम्युनिकेशन बंद है और एयर स्पेस भी होगी, शायद हमने ये भी सुनने में आया वो भी बंद है। इसी सिलसिले में आज DC ऑफिस आए हैं, DC साहब से मिले लेकिन DC साहब हमें नहीं मिले, तो इस सिलसिले में हमने वो लेटर एक डाली है वहाँ पर। तो इसी मीडिया को अब हम गुजारिश करना चाहते हैं यूटी गवर्नमेंट से और इंडिया गवर्नमेंट से कि हमें कोई मदद मिले, हमें कोई रजीब मिले। सर ये जानना चाहेंगे कि ईरान में आपकी पुलिस है क्या उनके साथ आपकी बात हो गई है? जी बात तो हुई है, कल शाम को हुई, मगर थोड़ी सी एक 1.5 मिनट की बात हुई। वो भी बोल रहे हैं कि बच्चे अभी हम ठीक ही है, लेकिन हम ये शुक्र है अल्लाह का वो भी ठीक है। तो पता नहीं 1-2 दिन में क्या होने वाला है, क्या होगा। जिस तरह एडवाइजरी जारी की है इंडिया गवर्नमेंट, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान हुए हैं। बस इसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए हैं। कितने बच्चे होंगे वहाँ पर? सुनने में आया है 2-2.5 हज़ार तो होगी। तो भाई हमने जो पेरेंट्स थे एक दूसरे के साथ राब्ता कायम किए, यहाँ हम आए हैं
जैसा कि सबको मालूम है कि बहुत हालात ख़राब हैं ईरान में, लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक जो हमारी रियासत की सरकार है एक भी बयान इसके बारे में उन्होंने जारी नहीं किया ताकि हम पेरेंट्स मुतमईन हो जाएं। हमारी अपील उनसे ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ राब्ता करके हमारे बच्चों को वहाँ से एवाकेट करने की कोशिश की जाए। कल हमने एक बात सुनी, उससे हमारी तशवीश बहुत बढ़ी कि इंडियन एम्बेसी ने वहाँ स्टूडेंट्स को कहा कि आप अपने तौर से टिकटों को मतलब मैनेज करें, लेकिन ऐसा इस वक्त मुमकिन नहीं है। यहाँ से भी हम वहाँ टिकट नहीं भेज सकते क्योंकि इंटरनेट बंद है, नहीं चल रहा है। बच्चे वहाँ बहुत कसम पुरसी की हालत में हैं, वहाँ बाजार बंद है, उनके पास कैश नहीं है, बैंक बंद है, उनके पास गुज़ा नहीं है, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हैं। और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई सही कदम उठाए, एम्बेसी के जरिए उन बच्चों को किसी तरह से। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था एक ख़बर और कहा था कि आज की वो जो ख़बर है वो समझने के लिए है। सबसे पहले एक बात वाज़ा करना ज़रूरी है कि ये ख़बर इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं, ये ख़बर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं और ये ख़बर दीनी तालीम के ख़िलाफ़ हरगिज़ भी नहीं। ये ख़बर दरअसल नौजवान जहनों के तहफ़्फ़ुज़ की है। मुत्तहदा अरब इमारात ने फ़ैसला किया है कि वो अब अपने शहरियों को बरतानिया में तालीम के लिए सरकारी स्कॉलरशिप फ़राहम नहीं करेगा। ये कोई तालीमी पाबंदी नहीं, ये कोई मजहबी बयान नहीं, बल्कि रियासत की तरफ से अपने नौजवानों के लिए एक एहतियाती क़दम है। UAE का कहना है कि कुछ ममालिक में नौजवान तलबा को ऐसे नज़रियात का सामना हो सकता है जो एतदाल, अमन और तवाज़ुन से दूर ले जा सकते हैं। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि इस्लाम इंतहा पसंदी नहीं सिखाता। इस्लाम इल्म, अक़ल, सब्र और एतदाल सिखाता है। कुरान का पैगाम वाज़ा है कि तुम्हें एतदाल वाली उम्मत बनाया गया। UAE की तशवीश किसी मज़हब से नहीं बल्कि उन सियासी और नज़रियाती ग्रोहों से हैं जो मज़हब का नाम लेकर नौजवानों के जज्बात को इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर के नाज़रीन इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हैं कि नौजवानों का दौर जज्बा, सवालात और तलाश का दौर होता है और अगर इस दौर में सही रहनुमाई ना हो तो रास्ता भटक भी सकता है। यही वजह है कि दुनिया की कई रियासतें आज ये सोच रही हैं हम अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि फ़िक्री तहफ़्फ़ुज़ भी देना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में आज की ख़बर जो है तालीम की नहीं, ये ख़बर सफारतकारी, सलामती और नज़रियाती कशमकश की है। मुत्तहदा अरब इमारात ने एक बड़ा फ़ैसला और गैर मामूली फ़ैसला किया। UAE हुकूमत अब अपने शहरियों को बरतानिया में तालीम के लिए सरकारी फ़ंड्स फराहम नहीं करेगी। जी हाँ, ये कोई वीज़ा पाबंदी नहीं, ये कोई कानूनी पाबंदी नहीं, लेकिन ये एक सियासी और नज़रियाती पैगाम ज़रूर है। UAE का मौक़िफ़ वाज़ा है। हुकूमत को ख़दशा है कि बरतानिया जामियात में बाज़ इस्लाम पसंद ग्रोहों की मौजूदगी अमाराती तलबा को इंतहा पसंद नज़रियात की तरफ माइल कर सकती हैं, ख़ास तौर पर वो नज़रियाती इदारे जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम ब्रदरहुड से जोड़ा जाता है, एक ऐसी तंजीम जिसे UAE दहशतगर्द करार दे चुका है। ये फ़ैसला बरतानिया में तालीम पर पाबंदी नहीं। UAE के शहरी अगर ज़ाती अखराजात पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन रियासती स्कॉलरशिप की फ़हरिस्त से बरतानिया को निकाल दिया गया। सवाल ये है, क्या ये फ़ैसला सिर्फ तालीमी है या इसके पीछे सफारती नाराज़गी भी है? हकीकत ये है कि UAE बरसों से मगरबी ममालिक से मुतालबा करता रहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड को आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, लेकिन बरतानिया ने अब तक इस मौक़िफ़ को कबूल नहीं किया। और अब ये तालीमी फ़ैसला कई मुबस्सिरीन के नज़दीक लंदन के लिए एक खामोश मगर सख्त पैगाम है। अहम बात यह भी है कि UAE ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर ममालिक को अपनी स्कॉलरशिप लिस्ट में बरकरार रखा, लेकिन बरतानिया को नहीं। इससे ये वाज़ा होता है कि यह फ़ैसला अमूमी मगरब मखालिफ नहीं बल्कि मखसूस पॉलिसी इख्तिलाफ का नतीजा है। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। लंदन का कहना है कि जामियात में तालीमी आज़ादी है और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हिफाजती निज़ाम भी मौजूद हैं। बरतानिया ख़ुद को किसी रेडिकलाइजेशन हॉटस्पॉट के तौर पर कबूल नहीं करता। ये ख़बर हमें एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज तालीम भी नज़रियाती जंग का मैदान बन चुकी हैं? क्या यूनिवर्सिटी अब सिर्फ इल्म का नहीं बल्कि असरो नफूज़ का मरकज़ समझी जा रही हैं? ये फ़ैसला न सिर्फ इमारती तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा है बल्कि यूरोप और खलीज के ताल्लुकात की बदलती सिमत की एक झलक भी पेश करता है। हम इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं और आगे रद्द अमल जैसे ही आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही में ये सवाल भी जो है सफारती सतह पर ज़रूर पूछा जाएगा
کیا دیگر عرب ممالک بھی اسی راہ پر چلتے رہیں گے؟ اس پر ہماری نظر بنی رہے گی۔ ANN نیوز وادی کشمیر کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹی وی نیوز چینل میں مدثر یعقوب چاہوں گا اجازت۔ ANN نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ خدا حافظ۔